हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि पिज्जा टीम के सारे लोगों को वो क्लोन्स का वीकनेस पता चल जाते हैं और ये सुनने के बाद ये दोनों डिवाइन मैसेंजर के क्लोन्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसकी वजह से ये दोनों वो सारे लोगों पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि तुम कमीनों की हिम्मत भी कैसे हो ये मेरे जैसे डिवाइन मैसेंजर के ऊपर अटैक करने की? आज तो तुम सारे लोग यही पर मर के ही रहे हुए, ये बोल के अटैक करने के लिए सामने की तरफ काफी तेज से बनने लगते हैं। और इसे देखने के बाद ये ईजियन ऑर्डर देने लगता है कि फेंगशिया और साइरेन दोनों पीछे आ जाओ। तब साइरेन पूछने लगता है कि पर ऐसा क्यों? ये सुनने के तुरंत बाद ये डुओ अपना आर्टिफैक्ट बाहर निकालते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि क्योंकि मुझे भी फाइट करना है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अकेला काफी हूँ इन दोनों कमीने क्लोन्स को हराने के लिए। ये बोलने के तुरंत बाद ये आसमान की तरफ एक एरो को छोड़ देते हैं और तब हम देखते हैं वो एरो आसमान में एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर जाने के बाद वहां पर एक बड़ा सा सर्किल जैसा बन जाती है और उसी सर्किल के अंदर से काफी सारे एनर्जी से बना हुआ एरोस नीचे की तरफ आ जाता है। आने के तुरंत बाद ये दोनों क्लोन के ऊपर गिर जाते हैं और तब हम ये दोनों क्लोन्स की तरफ देखते हैं। उनको वो वायरस की वजह से घंटा भी फर्क नहीं पड़ चुका होता है क्योंकि वो दोनों क्लोन्स पूरी तरह से डीमेटेरियलाइज हो चुके होते हैं। तब उनमें से एक क्लोन बोल रहा होता है क्या तुझे सच में लगता है ये छोटी मोटी ट्रिक्स हमें हराने में कामयाब होगी? ये बंदा ये बोल ही रहा होता तभी ये साइरेन और फिंग से काफी तेज से दोनों क्लोन्स के सामने आकर पहुंच जाती। इसके बाद बोलने लगता है हमें बिल्कुल ही नहीं लगा था, इसलिए हम खुद ही यहाँ पर आए तुम दोनों को हरा के जान से मारने के लिए। ये सुने तुरंत बाद ये दोनों क्लोन्स फिर से मेटेरियलाइज हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों पर अटैक करते हुए बोला होता है कि आज हम नहीं बल्कि तुम दोनों मरने वाले हो, ये बल्कि तुम दोनों नहीं बल्कि तुम सारे लोग। तब हम डुओ की तरफ देखते हैं, तब ये चिल्ला रहा होता है कि फाइनली मुझे एक मौका मिल गया, अब पूरी तरह से फट जाओ। और तभी हम ये डुओ के एरो की तरफ देखते हैं, उसके अंदर की एनर्जी थोड़ा बहुत करके फ्लक्चुएट होने लगता है। इसके बाद पूरी तरह से फट जाती है और इसे देखने के तुरंत बाद ये फिंक्सिया और इसके साथ साइरेन दोनों वहां से पीछे की तरफ आ जाते हैं। फिर भी वो दोनों भी उस ब्लास्ट के रेंज में आ जाते हैं। ये तब हम ईजियन की तरफ देखते हैं, ईजियन अपने चाहतों को लेकर बाकी सारे लोग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो ब्लास्ट से। और तब हम ये दोनों क्लोन में एक क्लोन की तरफ देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से बर्बाद हुए जा रहे थे। तब भी वो चिल्ला रहा होता है कि तुम कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई हम लोग की जान से मारने की कोशिश करने की, और क्या तुम लोगों के पास शर्म नाम का कोई चीज नहीं बचा कि हम लोगों को मारने की कोशिश में तुम्हारे दोनों दोस्त भी मारे गए? और तब हमें फिंक्सिया साइरेन दोनों की तरफ देखते, उनके बॉडी के चारों तरफ एक बड़ा सा एनर्जी से बना शील्ड बना हुआ था। और तब फिंक्सिया बोलने लगता है कि क्या तुम क्लोन्स हमारे बारे में बात कर रहे हो? हम बिल्कुल ही मरे नहीं, बल्कि हम जिंदा है, उतना ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी के ऊपर एक छोटा सा खरोच भी नहीं है। और ये बात सुने तुरंत बाद ये दूसरा क्लोन पूरी तरह हिल जाता है और चिल्लाने लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक शील्ड ऑफ लाइट बना हुआ है, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पिज्जा टीम के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि ये शील्ड ऑफ लाइट बनाता हो। ये सुनने के बाद ईजियन बोलने लगता है नहीं नहीं तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि हमारे पास पहले कोई भी नहीं था, पर अब हमारे पास एक बंदी आ चुके हैं जो कि डिफेंस मैजिक में काफी ज्यादा कमाल का है। और तब ये डुओ बोलने लगता है क्या तुझे पता है कि ये मेरे बहन है और ये मेरे बहन ये टेक्निक को मुझे ही बचाने के लिए यहाँ पर सीख चुके हैं और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफी है, तो इसे अब मार जाओ। ये बोलने के तुरंत बाद तब हम ये क्लोन की तरफ देखते हैं, ये क्लोन पूरी तरह से डिसिपेट हो जाती है। और तब हम ये मेन वाला डिवाइन मैसेंजर की तरफ देखते हैं, उसको वो दोनों क्लोन्स का मरने का बानक लग जाते हैं। इसके वजह से अपने मनी मन सोचने लगता है पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और तभी बाइसा इसके ऊपर अटैक करते बोल रहा होता है कि अब फाइनल अटैक करने के बाहर आ चुका है, मरो, ये बोल के अटैक करने ही वाला होता है। और तभी वो डिवाइन मैसेंजर अपने आप को बचाने के लिए कमाल का एनर्जी से बना शील्ड बना लेते हैं। इसके वजह से जब वो हमारा बाइसा उसके ऊपर पंच कर लेते हैं, इसके बाद वो शील्ड बिल्कुल ही नहीं टूटता। और उसके बाद ये डिवाइन मैसेंजर को किंग को वह कहीं पर ले जाता है, बोला होता है कि अभी मुझे काफी ज्यादा काम है, तो इसलिए बाद में आकर तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। और तब हम बाइसा की तरफ देखते, वो चिल्ला रहा होता है कि बाबे साले तू अपना बाप का दूध पिया तो यहाँ पर आकर मेरे से फाइट करो। और तभी हम लांगशा की तरफ देखते, वो चिल्ला रहे होते तुम कमी नहीं कह के तू अभी मेरे फादर को मुझे वापस कर दो। ये बोले तुरंत बाद वो अपना कोड़े के निकालते और वो शील्ड के ऊपर अटैक करना चालू पड़ जाती है। और तब बाइसा की तरफ देखते, वो भी वो लांगशा के साथ वो शील्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था अपने मुक्के को यूज करके, पर ये लोग उस बैरियर को तोड़ने की कितना भी कोशिश करे फिर भी वो बिल्कुल ही वो बैरियर नहीं टूटता। इसके वजह से ये दोनों ही तक जाते हैं कुछ देर के बाद। और इसे देखने के बाद बाइसा फाइनली अपना स्पिरिट आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद अपना अंदर की ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स एनर्जी उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट के अंदर डाल लेता है और ऐसा करने के बाद वो सीधा उस बैरियर के सामने जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि लांगशा तू थोड़ा पीछे हट जाओ वरना तेरे ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। ये सुने तुरंत बाद ये लांगशा थोड़ा पीछे आ जाती है। इसके बाद पूछने लगता है कि बाइसा तुम उस आर्टिफैक्ट को लेकर क्या करने वाले हो? ये सुनने बाद बाइसा बोलने लगता है कि एक्चुअली इसके बारे में मुझे भी अच्छी तरह से नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मैं अपना एक पुराना टेक्निक को इस बैरियर के ऊपर यूज करने वाला हूँ। अगर इस टेक्निक की वजह से वो बैरियर टूटा तो टूटा, वरना उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और ये बोलने के बाद इसके अंदर की थोड़ी बहुत एनर्जी और उसके साथ आर्टिफैक्ट के अंदर की पूरी एनर्जी बाहर आने लगता है और इसके बाद एक जोरदार अटैक वो बैरियर ऊपर कर देता है और इस अटैक का नाम डिवाइन स्पिरिट ब्रेक होता है। और तब हम बैरियर की तरफ देखते, इसके अटैक की वजह से पहले उस बैरियर के ऊपर छोटा सा डेंट भी नहीं आया था, पर
पर धीरे धीरे करके वो बैरियर थोड़ा बहुत करके हिलने लगती है और उसे देखने के बाद बैसा सोचने लगता है कि ये काफी नहीं है, क्योंकि मुझे और भी ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। ये सोचने तुरंत बाद ये और भी ज्यादा पावर लगाने लगता है उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए। और ऐसे ही अटैक काफी देर उस बैरियर के ऊपर करने की वजह से वो बैरियर तोड़ तोड़ करके पूरी तरह से हिलने लगती है। इसके बाद फाइनली वो टूट जाते हैं। इसके बाद हमारा बैसा काफी ज्यादा थक चुका होता है। इसके वजह से वो नीचे आकर अपना आर्टिफैक्ट को देखने लगता है। देखने के बाद चौंक जाता है क्योंकि वो फिर से अपना शेप को बदल चुका होता है। और इसे देखने के बाद बैसा अपने मन ही मन सोचने लगता है जब जब मैं अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी इस आर्टिफैक्ट में डालता हूँ तब तब ये काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाते हैं, उसके साथ इसका शेप भी चेंज हो जाती है। अगर ऐसी बात तो मुझे आगे जाकर कहीं बार अपॉर्चुनिटी मिल गया तो तब मैं अपना स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से इसके अंदर डाल के इसको पूरी तरह से अपडेट कर लूंगा। पर अभी के लिए मेरे पास इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल ही नहीं बचा है, तो इसलिए अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो अपने शर्ट के अंदर वो फिर से आर्टिफैक्ट को रख लेते हैं। इसके बाद ये लांगसिया से पूछने लगता है कि लांगसिया, मैं तुम्हारे फादर को बचाने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो या वापस लौटना चाहते हो? ये सुनने बाद लांगसिया बोलने लगते तुम क्या बात कर रहे हो बैसा, मैं भी अपने फादर को बचाने के लिए ये तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है कि जिस टेक्निक को यूज करके ये बैसा ने इस बैरियर को तोड़ दिया, पर उस टेक्निक की वजह से बैसा के अंदर की काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई। तो इसलिए मुझे कितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वो डिवाइन मैसेंजर के साथ फाइट में बैसा की मदद करना चाहिए। और तभी सीन शूट होता है उसी सीक्रेट चैम्बर के डोर के सामने की तरफ, और वहां पर ये डिवाइन मैसेंजर उसके साथ किंग दोनों आ चुके होते हैं। और वहां पर आने के बाद ये किंग डिवाइन मैसेंजर को देखने लगता है और इसे देखने के बाद डिवाइन मैसेंजर बोल रहा होता है कि अबे सर तुम मेरा मुंह क्या देख रहा है, क्या तुझे सच में लगता है हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने आए नहीं ना? तो इसलिए तुम चुपचाप वो सीक्रेट चैम्बर की डोर को तुरंत ही ओपन करो वरना मैं तुझे यही पर जान से मार डालूंगा। ये सुने तुरंत बाद ये किंग वो डोर को ओपन कर लेता है। इसके तुरंत बाद ये डिवाइन मैसेंजर उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाता है। जाने के बाद सामने की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि तो यही वो सीक्रेट चैम्बर जिसके बारे में मैं 1 या 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। नॉट बैड, मुझे थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तब ये किंग पूछने लगता है कि यही वो सीक्रेट चैम्बर, तो इसलिए प्लीज मेरा जान बख्श दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पर कितना भी चाहे उतना देर ट्रेजर को ले सकते हो, चाहो तो आप सारे ट्रेजर को भी ले जा सकते हो। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।